बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्ट्रोलॉजी। अगर आप हिस्ट्री के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी यूरागेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के मतलब बताऊंगी। ये त्यारा एंडीज पहाड़ों में तबाह हो गया था। इसमें 45 अफराद शामिल थे जिन सबको मुर्दा समझ लिया गया। हालांकि इसमें अक्सरियत जिंदा बच गई थी और आज तक लोग कहानियों में हैरत ज़दा कमेंट्स देते हैं कि ये मुसाफिर किस तरह से हादसे में ज़िंदा बच गए और इतने अरसे के बाद भी वो ज़िंदा इंसानों को मिल गए। ये हादसा 12 अक्टूबर 1972 को एक चार्टर्ड त्यारे के साथ पेश आया। ये छोटा त्यारा जो कि यूरागवे जनूबी अमेरिका से उड़ा, ये त्यारा चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो जा रहा था। इस त्यारे में टोटल 45 पैसेंजर्स थे जिनमें कुछ खिलाड़ी थे और उनके ख़ानदान और दोस्त अहबाब के अफराद शामिल थे। ये परवाज़ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली थी। आमतौर पर यह सफ़र 3 घंटे में तय हो जाता है क्योंकि जनूबी अमेरिका का एंडीज़ पहाड़ी सिलसिला दुनिया का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है, इसलिए ये सफ़र थोड़ा सा लंबा होने वाला था। इस दिन 12 अक्टूबर को पहाड़ों में तूफान था जिसकी वजह से ये त्यारा परवाज़ बरकरार ना रख सका। पायलट्स ने फैसला किया कि वो रास्ते में स्टे करेंगे। त्यारा रात के लिए अर्जेंटाइन के शहर मेंडोजा में उतरा। अगले दिन 13 अक्टूबर को त्यारा दोबारा 2:18 पर रवाना हुआ। पायलट्स ने ये यकीनी बनाया कि मौसम साफ था। उसने अगले 1 घंटे तक परवाज़ को जारी रखा। पायलट्स ने त्यारे को नीचे करना शुरू कर दिया और इसी दौरान अचानक पहाड़ों के ऊपर बादल आ चुके थे। क्योंकि जहाज़ पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक था तो इर्द गिर्द जहाज़ के बादल जमा हो चुके थे। बादलों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक त्यारे में अलार्म बजने लगा, लेकिन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। वो खौफज़दा नहीं थे, उन्होंने जनरल इसको लिया। एक मुसाफिर ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि बादल साफ हो रहे हैं, लेकिन फिर उसने नोट किया कि वो एक पहाड़ के करीब हैं। जैसे ही त्यारा बादलों से बाहर आया, पायलट्स को एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक बादलों में से पहाड़ नज़र नहीं आ सका और फौरन घबराहट में त्यारा पायलट्स के कंट्रोल से बाहर हो गया। त्यारा चट्टान से टकरा चुका था। त्यारे के ग्राउंड क्लियरेंस अलार्म जोर से बज रहे थे। पायलट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की और त्यारे को बुलंदी की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन पहाड़ चूँकि बहुत ऊपर थे, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। त्यारे की पिछली जानब पहाड़ से टकरा गई और मुकम्मल तौर पर अलग हो गई। पिछली 2 कतारें त्यारे से बाहर निकल गईं। 3 मुसाफिर त्यारे के साथ बाहर गिर गए और गायब हो गए। त्यारा कुछ और सेकंड तक ऊपर उड़ता रहा, लेकिन फिर अचानक वो भी नीचे गिरने लगा और चंद सेकंड में एक और टक्कर हुई। त्यारे का बायां बाजू भी टूट चुका था। कुछ और मुसाफिर त्यारे के बाहर गिर गए। अब सिर्फ त्यारे का अगला हिस्सा बाकी था और वो एक ग्लेशियर में गिर गया। वो ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फिसलता हुआ 700 मीटर्स नीचे जाकर क्रैश हुआ। त्यारे की हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। मुसाफिर नशिस्तें त्यारे के ढांचे से अलग हो चुकी थी। त्यारे का कॉकपिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पायलट्स फौरन हलाक हो गए। ये त्यारा एंडीज़ के एक गैर मालूम पहाड़ पर 3570 मीटर की बुलंदी पर टूटा पड़ा था। हैरत अंगेज़ तौर पर त्यारे में सवार 45 लोगों में से 33 अभी तक जिंदा थे। उन्होंने इस हादसे से किसी तरह जान बचा ली। मसला ये था कि इनमें से बहुत से लोग ज़ख्मी थे और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। बाद में पता चला कि ये त्यारा अपने मुकर्रर रास्ते से 80 किलोमीटर दूर था और ये दर्दनाक बका की स्टोरी अभी शुरू होती है। इनमें से 2 अफराद जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स थे और वो
हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल ठीक थे। दोनों मेडिकल के तालिब इल्म थे और उन्होंने फ़ौरन चेक करना शुरू कर दिया कि कौन ज़ख्मी है और कौन ज़िंदा बच चुका है और कौन मुर्दा है। उन्होंने देखा कि कई मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इनमें से एक 23 साला फ्रेंडो ब्राउडो था जो खोपड़ी की चोट की वजह से कोमा में जा चुका था। मेडिकल तलबा की कोशिशों के साथ कुछ और बंदों को बाहर निकाला जा चुका था। 1 घंटे के अंदर चिली की फ़ज़ाई तलाश भी जारी हो चुकी थी। मुख्तलिफ सर्विसेज ने अपने तैयारों को पहाड़ों पर लगाया हुआ था ताकि वो हादसा के जगह पर पहुंच सके। 4 तैयारों को ज़िंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए रवाना भी किया जा चुका था। उन्होंने शाम से रात तक हादसे की जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। रेडियो पर होने वाली बातचीत के बाद रेस्क्यू सर्विस के अफसरान ने नतीजा अखज़ किया कि त्यारा किसी दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाके में हादसे का शिकार हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये था कि त्यारा सफ़ेद रंग का था और बर्फ़ भी ज़ाहिर है सफ़ेद रंग की होती है, और इस तरह बर्फ़ की चादर में से, बर्फ़ानी पहाड़ों में से वाइट कलर के त्यारे को ढूंढना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात को बाकी मांदा मुसाफिर बहुत पुरुम्मीद थे कि शायद उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पे कोई भी रसाई मुमकिन ना हो सकी। इसलिए मुसाफिर इस बर्फानी रात में ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते थे। बच जाने वालों की तादाद 33 से कम होकर 28 रह गई। इन बच जाने वालों में से त्यारे के बाकी हिस्से को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गर्म रहने के लिए सामान, सीटें और बर्फ़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 21 अक्टूबर को हादसे के 8 दिन बाद तलाश और बचाव की टीमों ने हार मान ली। उनका कहना था कि चूंकि वो इन 8 दिनों में ज़िंदा बच जाने वालों की कोई अलामत भी महसूस नहीं कर सके, इसलिए तलाश की कार्रवाई को जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कम इम्कान था कि इतने दिनों के बाद कोई इतनी सर्दी में ज़िंदा बच सकता है। चुनाचे 142 आवर्स की तलाश के बाद ये सर्च ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया। इसी दौरान ज़िंदा बच जाने वालों को त्यारे की सीटों के दरमियान एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। एक ज़िंदा बच जाने वाला खिलाड़ी जो कि राय बार्ले, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौकीन था, उसने रेडियो को ऑन करने की भरपूर कोशिश की। उसने एंटीना बनाकर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। 11 दिन बाद उन्होंने रेडियो ऑन तो कर लिया, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि सर्च ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है। उनके दिल मुकम्मल तौर पर टूट गए थे। कुछ लोग ये खबर सुनकर रोने लगे। कुछ लोगों ने अपने हाथ जोड़कर खुदा से दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन ही ख़त्म करने का ऐलान हो चुका था तो उन्होंने ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार किया। लेकिन आखिरकार फिर उन्होंने एक दोबारा से मंसूबा बनाया। 11वें दिन इन मुसाफिरों में से ज़िंदा बच जाने वालों के पास खाना ख़त्म हो रहा था। उनके पास शुरू में ज़्यादा खाना नहीं था। उनके पास सिर्फ 8 चॉकलेट की सलाखें, एक जैम का डिब्बा और छोटे जार जैम के, बादाम का एक डिब्बा था, कुछ मूंगफलियां थी, कुछ खजूरें, कैंडी और खुश्क आलू बुखारे उनके पास बच चुके थे। हादसे के चंद दिन बाद उन्होंने खाने का राशन बिल्कुल कम कर दिया और बहुत कम खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पता नहीं वो कितने दिन यहाँ पे फंसे रहेंगे। वो हर रोज़ बहुत कम खाते थे। पेराडो ने 3 दिन तक चॉकलेट से ढकी हुई मूंगफली खाई, सिर्फ एक मूंगफली, लेकिन राशन देना काफ़ी नहीं था क्योंकि उनके पास बहुत कम राशन था, क्योंकि खाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। 3800 मीटर की बुलंदी पर
कोई भी पौधा नहीं था, कोई जानवर नहीं था कि जिसको मार कर वो खाए। 11वें दिन तक खाना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था और कुछ लोगों ने त्यारे के कुछ हिस्से खाने की कोशिश कर दी। कुछ लोगों ने सीटों में मौजूद कपास और सीटों पर मौजूद चमड़े को खाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के बाद वो ज़्यादा बीमार हो गए। जब भूख से मरने के अलावा कोई चारा बाकी ना बचा तो जिंदा बच जाने वालों ने फैसला किया कि जो उनके दोस्त और ख़ानदान के अफराद मर चुके हैं उनको खाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि उनको खाने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं था। ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हादसे में हलाक होने वाले ज़्यादातर अफराद एक दूसरे के दोस्त और ख़ानदान के अफराद या रिश्तेदार थे। ज़ाहिर है इनको खाना बहुत नामुमकिन सी चीज़ थी, और जो वहाँ मुमकिन चीज़ थी वो भी सिर्फ ये मुर्दा चीज़ें लाशें ही थी जिनको खा कर वो ज़िंदा रह सकते थे। केन्सिया चूँकि ये आइडिया पेश कर चुका था और उसने आजमाने के लिए सबको राज़ी भी कर लिया, लेकिन कुछ दूसरों ने भी कोशिश की, लेकिन वो अपने मुर्दा दोस्तों और ख़ानदान के अफराद को खाने में कामयाब ना हो सके। लेकिन 2 दिन बाद कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से आखिरकार उन्होंने भी इंसानी गोश्त खाने का फैसला कर लिया। 29 अक्टूबर को हादसे के 16वें दिन बाद ये खुराक भी तेज़ी से ख़त्म होने लगी। बच जाने वाले लोगों के पास कोई मंसूबा नहीं था, कोई नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। हालात इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते थे, लेकिन इसी रात उन्होंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। ये एक बर्फ़ानी तोदा था। बहुत ज़्यादा बर्फ़ तेज़ी से पहाड़ की चोटी से नीचे आ रही थी और टूटे हुए हवाई जहाज़ भी बर्फ़ से भर गया। 8 अफराद बर्फ़ में दफन हो गए और दम घुटने से ख़त्म हो चुके थे। अब बाकी बच जाने वालों की तादाद 19 बची। 2 दिन की सख्त मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ को हटाया और एक सुरंग बनाने में कामयाब हुए और बड़ी मुश्किल से वो इस बर्फानी तोदे से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक और बर्फानी तूफान आ रहा है और ये मुनासिब होगा कि वो बर्फ़ के गार में वापस चले जाएं, इसीलिए वो दोबारा से उस सुरंग के अंदर वापस चले गए। 3 दिन बाद वो दोबारा सतह पर आए और मौसम साफ था। बाहर निकलने के बाद बच जाने वाले लोगों ने महसूस किया कि उन्हें अब कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। केन्सिया, पराडो और वेस्टर्न सब ने एक मंसूबा बनाया कि बच जाने के लिए एक आखिरी फैसला ये होगा कि वो सब मिलकर कोई ऐसा मंसूबा बनाएं कि जिससे कुछ लोग ही जिंदा बच सकें। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो मगरब की तरफ चंद किलोमीटर चलते हैं तो वो यकीनी तौर पर चिली के दही इलाकों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका अंदाज़ा बिल्कुल भी सही नहीं था। दरअसल मावन पायलट को मालूम ही नहीं था कि वो जहाज़ को कहां ले जा रहा है। हकीकत में उनका हादसा 89 किलोमीटर मशरक में एंडीज पहाड़ों के दरमियान हुआ था। अब वो इस बात से बेखबर थे। 15 नवंबर को हादसे के 33 दिन बाद ये 3 लोग मदद की तलाश में निकले। कई घंटे मशरक की तरफ सफ़र करने के बाद उन्हें अपने जहाज़ का पिछला हिस्सा मिला। ये वो हिस्सा था जो सबसे पहले टूटा था। इसके अंदर इन्हें कई सूटकेस, चॉकलेट्स के डिब्बे, 3 गोश्त के पैटीज, एक रिम की बोतल, कुछ अजाफी कपड़े और कुछ बुक्स और मेडिसिन वगैरह मिली। और इसके साथ इन्हें जहाज़ का 2 तरफा रेडियो सिस्टम भी मिला। एक रेडियो जो ना सिर्फ आने वाले पैगामात वसूल कर सकता है बल्कि पैगामात भेज भी सकता है। उन्होंने वहाँ रात गुजारने का फैसला किया। अगले दिन के सफ़र में वो थोड़ा और मशरक़ की तरफ चले गए, लेकिन आखिर उन्होंने सोचा कि जहाज़ का रेडियो ऑन करने की कोशिश की जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो जहाज़ के मेन बॉडी से कुछ बैटरियां निकालेंगे और फिर रेडियो को शुरू करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने रेडियो का इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑन करने की कोशिश की।
अब उन्होंने चंद दिनों तक रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई और रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ये रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अब बचने के लिए उन्होंने मगरब की तरफ चलना शुरू कर दिया। 11 दिसंबर को हादसे के 59 डेज बाद एक और बर्फानी तोदा आ गया। उसमें 3 मजीद जिंदा बच जाने वाले मारे गए। तूफानी और बर्फानी तोदे मुकम्मल तौर पर उन पे हावी हो चुके थे और उनको अपनी लपेट में लिया जा चुका था। अब सिर्फ 16 अफराद जिंदा बचे। मगरब में पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात को सोने का एक तरीका दरकार था। वो 30 डिग्री सेल्सियस की सर्द रातों में कैसे जिंदा रह सकते थे। बच जाने वालों में एक 18 साल लड़का कार्लोस मैंगुएल रोड्रिगेज था। उसे याद आया कि उसकी वालिदा ने उसे सुई के साथ सिलाई सिखाई थी। वो अपनी सुइयां और सिलाई का सामान साथ लेकर चल रहा था। उसका ख्याल था कि मुख्तलिफ कपड़ों के टुकड़ों को सी कर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया जा सकता है। चुनांचे उन्होंने एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग तैयार किया और अब सब ने फैसला किया कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा 3 सेहतमंद बंदे हैं वो पहाड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे और बाकी लोग क्रैश साइट के ऊपर ही स्टे करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा खुराक नहीं थी कि वो सबको साथ लेकर चल सकें और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपनी शर्ट्स के ऊपर 3-3 स्वेटर पहने हुए थे और पाँव पर भी 4-4 मोजे पहने हुए थे और उनके ऊपर भी प्लास्टिक के शॉपिंग बैग उन्होंने लपेटे हुए थे। उनके पास कोई तकनीकी सामान, कोई मैप, कोई कंपास या चढ़ने का कोई भी तजर्बा नहीं था और इस ऊंचाई पर हवा भी बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद वो पहाड़ की तरफ बढ़ते रहे। उन्होंने जो स्लीपिंग बैग सिया था वो रात के वक्त उनके लिए कारआमद साबित होता। वो तीनों एक ही स्लीपिंग बैग में सो जाते और एक दूसरे के करीब सोने की कोशिश करते, ताकि जब सर्दी महसूस हो तो वो एक दूसरे से हीट हासिल कर सकें। और जैसे ही सूरज तुलू होता वो दोबारा से चलना शुरू कर देते। आहिस्ता आहिस्ता वो मिलकर आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन, तीसरा और चौथे दिन की सुबह उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें कोई भी मंजिल का निशान नज़र नहीं आ रहा था। 15 दिसंबर को उनमें से एक बंदा वापस जाने लगा। वो चाहता था कि वो नीचे की तरफ चले जाए, क्योंकि नीचे का जाने का रास्ता बहुत आसान था। उसने हवाई जहाज़ की नशिस्त को बतौर स्लेज इस्तेमाल किया और 1 घंटे के अंदर वो क्रैश साइट तक फिसल कर पहुँच चुका था, जबकि प्राडो और कैंसिया पहाड़ पर चढ़ते रहे। 3 घंटे बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और देखा कि उनके इर्द गिर्द हर तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। वहाँ सिवाय बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्हें सांस भी नहीं आ रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल से प्राडो ने कुछ देखने और समझने की कोशिश की। दूर मगरबी उफ़ पर उन्होंने 2 पहाड़ों की चोटियों को देखा जिन पर बर्फ नहीं थी। वहाँ से उनको अंदाज़ा हुआ कि शायद उस तरफ पैदल सफ़र करते रहने से उन्हें कोई वादी मिल सके, एक वादी जहाँ उन्हें एक दरिया बहता हुआ नज़र आया। इस सूरत हाल में दरिया तक पहुँचना एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि दरिया के बहाव के साथ नीचे की तरफ सफ़र करना आसान था। वो चलते रहे और आखिरकार 9 दिन के सफ़र के बाद 20 दिसंबर को उन्हें इंसानों की मौजूदगी का हल्का सा शाइबा मिला। उन्होंने खेतों में कुछ गाय देखी। वो इस कदर थके हुए थे कि मज़ीद नहीं चल सकते थे। इस वक्त दरिया के दूसरे किनारे पर उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार था और वो एक साइड पे जा रहे थे, लेकिन ज़रा नज़दीक आने पर उन्हें महसूस हुआ कि उन घोड़ों पर 3 आदमी सवार हैं, लेकिन दरिया पर इतना शोर था कि वो लोग इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते थे। लेकिन इत्तफाकन इनमें से एक ने प्राडो और कैंसिया को देख लिया। उसने इन्हें देखा और जवाब में चिल्लाया कि कल, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था और शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो आदमी सिर्फ इतना ही उनको कह सका कि कल। उस
उसने कहा कि वो अगले दिन वापस आएगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर वापस आया और इस बार कुछ कागज़ और पेंसिलें साथ लाया। उसने कागज़ और पेंसिल को धागे से पत्थर के साथ बांधा और उस दरिया के दूसरे किनारे पर फेंक दिया। पहली बार प्राडो को दुनिया को अपना पैगाम देने का मौका मिला। प्राडो ने कागज़ पर हिस्पानी में कुछ लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं एक त्यारे से आया हूँ जो पहाड़ों में गिर गया था और 10 दिन से वो पैदल चल रहे हैं और उसके ज़ख्मी दोस्त क्रैश साइट पर हैं। उसने लिखा कि उन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि मदद कैसे हासिल की जाए। इनके पास कोई खुराक भी नहीं है, वो कमज़ोर थे और उनमें मज़ीद चलने की ताकत नहीं थी। उसने उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें बचाया जाए। उसने पूछा कि वो कहाँ हैं। दूसरी तरफ जिस शख्स ने ये पैगाम वसूल किया वो चिली का एक किसान सरजीव कातालान था। उसने ये नोट पढ़ा और उसने इशारों से बताया और समझ गया कि अपने 2 दोस्तों से बात करने के बाद उसने मुबहम तौर पर ये याद करने की कोशिश की कि चंद माह कबल उन्होंने कुछ खबर सुनी थी कि एक त्यारा गिर गया था और तबाह हो चुका था। जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो वो भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि 2 माह पुराना हवाई जहाज़ जो कि तबाह हो चुका था और उसमें से इतने लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अगले 10 घंटों तक वो घोड़ों पर सवार होकर मगरब की तरफ रवाना हुए। वो अभी किसी गांव या इंसानी बस्ती से बहुत दूर थे। आखिरकार जब वो करीब तरीन शहर पहुंचे तो फौजी कमांडोज को उनके बारे में बताया गया और वो फौजी हेडक्वार्टर से राब्ता करने की कोशिश में लगे। इसी असना में किसानों ने प्राडो और कैंसिया को घोड़ों पर लॉस माउंटेन्स ले गए, जहां वो हर कर आराम करते रहे। ये पता चला कि महज कुव्वते इरादी के सहारे उन्होंने पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर का शदीद बुरी हालत में पैदल सफ़र किया था। कैंसिया ने अपने जिस्मानी वज़न का आधा वज़न खो दिया था। उसका वज़न आधा हो चुका था, यानी उसका टोटल वज़न 44 किलो बाकी था। इस तरह वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, वो चलने के काबिल भी नहीं थे। लोगों ने उनको घोड़ों के ऊपर लाद कर उनको करीबी रेस्क्यू जगह पे पहुंचाया और बाकी लोगों को क्रैश साइट से उठाने के लिए रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी थी। इस तरह बहुत से लोग जिंदा बच सके। ये वाक़या लोगों के आज भी ज़हन में महफूज है और इस वाक़या को याद करने के बाद लोग लरज़ उठते हैं और हैरत ज़दा हो जाते हैं कि किस तरह इतने दिनों के बाद लोग सरवाइव कर गए और ज़िंदा बच गए। इस तरह की हिस्ट्री और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।